Hello friends, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड शुरू कर रहे हैं, जहां पर हमारा एक डिस्कशन जो है ऑनगोइंग है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, राइट। जो से पहला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें वी हैव डिसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर। प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों ही डेरिवेशंस को बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएट करना है, राइट। देखिए, ऐसा देखने में आया है कि कई बार आपसे पूछा जाता है शेल के बारे में और आप उसमें सॉलिड का जो डेरिवेशन है वो कराते हैं, और सॉलिड का पूछा जाता है तो आप उसमें स्फेरिकल शेल का कराते हैं। सो इट इज माय पर्सनल एडवाइस कि आप इन दोनों लेक्चर्स, इससे पहला जो लेक्चर था और इस लेक्चर को बहुत ही केयरफुली सीखिए, समझिए और इनको आपस में डिफरेंशिएट कीजिए, right, it is very much necessary. So इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी what we are going to do, हम जो अपना डिस्कशन है उसे 3 केसेस या 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। इन फर्स्ट केस वी विल डिसाइड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, एंड द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस the electric field intensity on the solid sphere, and in third part we will discuss how to find the expression of electric field intensity at any point inside this solid sphere. So I hope so कि इससे पहले के लेक्चर से आप गो थ्रू हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक दिस लेक्चर, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो बच्चों, अब हम गॉस थ्योरम की एक नई एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। देखिए, इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया था, जो डिस्कशन हमने किया था, वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों ही डेरिवेशंस में डिफरेंस जो है बहुत ही क्लियरली वो समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन दीज टू डेरिवेशंस। कई बारी पूछा जाता है ड्यू टू द होलो स्फीयर और आप उसमें सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन कराते हैं, और कई बार जब सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन पूछा जाता है तो उसमें आप होलो स्फीयर का डेरिवेशन कराते हैं। सो प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी केयरफुल, प्लीज डिफरेंशिएट दीज टू डेरिवेशन विद ईच अदर वेरी वेरी केयरफुली। तो अब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, लेट अस सपोज दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, और इसमें हमने एक पर्टिकुलर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया है ये आपको और समझना है। यहां पर एक हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए, अगर मेरे पास ये लेट अस सपोज कि मेरे पास एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, तो मैं इस सॉलिड स्फीयर को जितना भी चार्ज दूंगा वो सारा का सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पर आ जाएगा। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, कोई भी चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि लेट अस सपोज कि अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और रिपेल होते 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 वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर आ जाएगा, राइट। लेकिन यहां पर जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल, यहां पर जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसको आपको इस कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पर वी हैव इंटेंसली distributed this charge uniformly throughout the volume of this solid sphere. Now
देखिए मेटालिक सॉलिड स्फीयर के केस में इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? सो इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अगर इसको आपको कंपेयर करना है सो यू कैन कंपेयर इट. लेट अस सपोज कि आपके पास एक गैसियस आयन चार्ज है, एक गैस है जिसमें कुछ आयंस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उस गैस के अंदर, राइट? लेट अस सपोज दैट इट्स एन क्लाउड, राइट? और उस गैस में आपको इमेजिन करना है एक 3D स्फीयर. सो इट इज समथिंग लाइक दैट, राइट? तो दिस थिंग मस्ट बी क्लियर कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर इंटेंशनली ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, राइट? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट राइट नाउ, देखिए जैसा हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था, हमें 3 लोकेशंस पर या 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. द फर्स्ट वन इज outside this sphere. The second reason is on the sphere. The second reason is on the sphere. Or third reason is anywhere inside this solid sphere. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अमाउंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो चलिए व्हाट्स आर वी वेटिंग फॉर, हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं. सो फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि इस स्फीयर के बाहर ये पर्टिकुलर पॉइंट P मेरे पास है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. सो स्टेप नंबर 1, यस, फाइंड आउट द शेप ऑफ गॉसन सरफेस. और गॉसन सरफेस की जो शेप होगी इट विल बी स्फेरिकल. और गॉसन सरफेस का, उस स्फीयर का रेडियस हमें इस तरह से चूज करना है कि ये पॉइंट P जो है वो गॉसन सरफेस के ऊपर आ जाए, लाइक दैट. सो दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. और ये पॉइंट P जो है ये सेंटर ऑफ स्फीयर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, राइट? और ये गॉसन सरफेस है, जो बाहर आप व्हाइट जो स्फीयर देख रहे हैं, दिस इज द गॉसन सरफेस. और ये पॉइंट P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी वो इस सरफेस के ऊपर आ चुका है, राइट? सो फर्स्ट थिंग इन स्टेप 1 दैट इज डिसाइड द शेप ऑफ गॉसन सरफेस, वो हमने डिसाइड कर लिया है. द सेकेंड थिंग इज फाइंड आउट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, राइट? तो चलिए उसे अब फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस सपोज दिस इज एन एलिमेंट्री एरिया ओवर हेयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इट इज रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स, राइट? सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो डायरेक्शन है इट इज दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और एरिया वेक्टर, एज यू नो वेरी वेल दैट के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस एलिमेंट्री एरिया के और डायरेक्शन उसकी रेडियली आउटवर्ड होगी. सो दिस इज द direction of area vector and it is very much clear that theta is equal to 0. The angle between E and DS is 0, right? So in step number 1, we have theta is equal to 0, right? Now we have to see theta step number 2, or step number 2 में we have to find out close integration of E dot ds, right? तो step number 2 में we have to find out close integration of E dot ds. इसको हम expand कर लेंगे. then we have E ds cos theta और theta हमारा 0 है, right? and what we have, E आपका बाहर आ जाएगा and we have ds because cos 0 is equal to 1, right?
और ये सारे छोटे छोटे ds जो है इनको हम आपस में मिला दे तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स E into 4 pi r square. So this is step number 2. Now the step number 3. Step number 3 में what we have to find out? Step 3 में we have to find out the total charge enclosed by the Gaussian surface, right? So before we move on to the step 3, चलिए एक और quantity जो है उसको हम यहाँ पर assume कर रहे हैं. Let us say the volume charge density of this sphere, it is represented by rho. So this is rho, that is volume charge density, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो चलिए अब हम स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो दिस इज स्टेप 3, स्टेप 3 of case 1, that is total charge enclosed by the Gaussian surface, by the Gaussian surface. So let us say जो total charge है inside this Gaussian surface, इस volume में थ्रू आउट जो चार्ज है उसको हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इसको मैंने स्मॉल q लिख दिया है. देन वी हैव स्टेप 4, और स्टेप 4 में प्यारे बच्चों हम क्या फाइंड आउट करते हैं? स्टेप 4 में वी विल फाइंड आउट, बेसिकली नॉट फाइंड आउट, वी विल अप्लाई द गॉस थ्योरम. सो अप्लाई द गॉस थ्योरम. सो गॉस थ्योरम इज बेसिकली E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट. E डॉट ds की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रख रखी है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से व्हाट वी हैव E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन r स्क्वायर. तो देखिए एग्जैक्टली वही हमारा जो है आउटकम निकल आया जो स्फेरिकल सेल के केस में निकल के आया था, राइट. सो केस 1 is exactly same, right. So this is in the form of magnitude. अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखना है, then we have E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R square, और डायरेक्शन हमें देगा यूनिट वेक्टर, that means R cap. So these are the results. इन रिजल्ट्स को हम एक डब्बे में ले लेते हैं, एक बॉक्स में इस रिजल्ट को ले लेते हैं ताकि ये नोटिसेबल रहे, राइट. सो दीज आर द रिजल्ट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, राइट. देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप और नोटिस कीजिए कि हम हमेशा जो है ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला ये जो टर्म है इसको हम कंटेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू वी नो दैट, राइट. एंड आई हैव टोल्ड यू द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट थिंग, राइट. सो चलिए अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर. So this is case number 2, when the point on which you have to find out electric field intensities on the surface of this solid sphere, right. So अभी हमारा जो point P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेट अस सपोज कि वो इस सरफेस के ऊपर है, राइट. और दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R से, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल r, राइट. और यहाँ पर देखिए जैसा
पिछले वाले केस में था एग्जैक्टली यहां पर ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R के बराबर है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। सो आप समझ ही गए होंगे अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू। देखिए पिछले केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली है एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q upon R square, that is in the form of magnitude, right? So अगर वो पॉइंट इस स्फीयर के ऊपर है, right, on the sphere है, right? So what we have to do, we have to just replace small r by capital R. That's it, right? So the electric field is equal to 1/4 pi epsilon naught and Q upon R square, right? It is in the form of magnitude. अगर हमें vector form में लिखना है then we have to write like this, right? So this is the case number 2. Now let's see the case number 3. देखिए case number 1 और case number 2 तो exactly outcome हमें वही निकल आया जो spherical cell के केस में थे। case number 3 देखते हैं क्या वो भी same है या अलग है। So this is case number 3 and यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है inside this solid sphere at any general point, right? So स्फीयर के अंदर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने P ले लिया है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। So the step number 1, decide the shape of Gaussian surface, और वो क्या रहने वाली है? It is spherical. It is spherical shape. तो उस Gaussian सरफेस यानी कि दैट मीन्स स्फीयर, राइट, उसकी रेडियस कैसी होनी चाहिए? उसकी रेडियस ऐसी होनी चाहिए कि ये पॉइंट P जो है उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाए, लाइक दैट। सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस और ये पॉइंट P जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, ये पॉइंट P उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आ चुका है, राइट? एंड the distance of this point P from the center, it is small r. It is small r, right? This is the center of this sphere, right? अब step 1 का पहला पार्ट तो हो गया है। The second part is we have to find out the direction or the angle between E and DS, right? So for that हमें यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया इस तरह से अज्यूम करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी दिस, और जो एरिया वेक्टर रहने वाला है उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन E एंड ds इज 0 डिग्री, राइट? सो स्टेप नंबर 1, step number 1, that means theta is equal to 0 degree, theta is equal to 0 degree, right? चलिए अब step number 2 हम देख लेते हैं। step number 2, so step number 2 में we have to find out close integration of E dot ds. so this is close integration of E dot ds, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे E ds cos 0, theta is equal to 0, so we have this thing ds, और as we are doing E into 4 pi r square, right? ये जो गॉसियन सरफेस है उसका surface area, right? So E into 4 pi r square. So this is step number 2. Now the step number 3, this is the crucial. तो इस step को आप बहुत केयरफुली समझें। सो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3 में व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टेप नंबर 3 में? यस, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, राइट? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड by Gaussian surface, राइट? ये हमें फाइंड आउट करना है,
ठीक है, तो चलिए इस फिगर में हम देखते हैं कि ये गॉसन सरफेस है जिसकी रेडियस r है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, राइट। क्या इसके अंदर चार्ज है? इसके अंदर चार्ज है। देखिए शुरुआत की डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर और इस स्फीयर के थ्रू आउट वॉल्यूम में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहां पर वो शेल वाला केस नहीं है, शेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन यहां पर चार्ज है। फर्स्ट थिंग चार्ज है, सेकंड थिंग कितना है? क्या उतना ही है जितना इस पूरे स्फीयर की अगर हम बात करें तो पूरे स्फीयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे स्फीयर में चार्ज जो है वो इतना है, लेकिन ये जो हमारा गॉसन सरफेस है इसका रेडियस, ये जो हमारा स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, इसके रेडियस से कम है, राइट। तो इस स्फीयर के अंदर थ्रू आउट द वॉल्यूम कितना चार्ज है, इस गॉसन सरफेस के अंदर थ्रू आउट द वॉल्यूम कितना चार्ज है, तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए अगर मुझे यह पता चल जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो उस चार्ज की मल्टीप्लिकेशन मैं ये जो गॉसियन स्फीयर है इसके वॉल्यूम से करके मुझे टोटल चार्ज पता चल जाएगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, राइट। सो हाउ कैन वी डू इट? So total charge enclosed by Gaussian surface is equal to volume charge density multiply the volume of Gaussian surface। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई r क्यूब, राइट। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस गॉसन सरफेस, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। एंड व्हाट इज रो? बेसिकली इट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस किया, चलिए इसको यहां पर हम दोबारा से लिख लेते हैं। दिस इज रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब है कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और उसको हमने गॉसन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसन सरफेस फाइंड आउट हो गया, राइट। लेट अस सपोज कि जो टोटल चार्ज इस सॉलिड स्फीयर पे था उसको लेट अस सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय Q, उसको लेट अस सपोज हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो यहां पर रो हमारा किसके बराबर आएगा? दैट इज Q डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। सो दिस इज बेसिकली रो, द यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, राइट। सो रो की वैल्यू हम ये भी सब्स्टिट्यूट यहां पर कर सकते हैं। सो दिस इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसन सरफेस, राइट। सो राइट नाउ चलिए अब स्टेप नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। सो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अप्लाई द गॉसियन थ्योरम, दैट मीन्स E dot ds is equal to टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। और लेटर से उसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेटर से दिस इज Q डैश एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ही ली है, इट इज 4 पाई r स्क्वायर एंड Q डैश की वैल्यू जो है अगर मैं यही रखूं, दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो देखिए यहां से 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया है, और स्क्वायर से ये जब Q कैंसिल आउट होगा तो यहां पर r की पावर 1 बचेगा। सो व्हाट वी हैव, E इज इक्वल टू रो r डिवाइड बाई
3 epsilon naught, right? So we have left with only this quantity. E is equal to rho small r divided by 3 epsilon naught. और यहाँ पर हम रो की जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड. तो हम रो की वैल्यू ये भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देन हाउ कैन आई राइट डाउन? इट इज रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट एंड आर कैप. सो इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम ब्रैकेट में एक बॉक्स में ले रहे हैं, राइट, लाइक दिस. So this is my result about the electric field intensity throughout any point, or you can say at any general point inside the solid sphere, right? यहाँ से एक चीज़ जो सीधा मुझे समझ में आ रही है that कि electric field intensity जो है it is proportional to R, right? So inside दिस सॉलिड स्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर. दैट मीन्स अगर बिल्कुल आप इसके सेंटर पर होंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 मिलने वाली है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे जैसे आप यहां से सरफेस की तरफ पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लीनियरली बढ़ती हुई चली जाएगी, राइट? ठीक इसी तरह से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में जाऊं, किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, राइट? देखिए इस चीज को हम ग्राफिकली, अभी जिस तरह से हमने पिछले वाले केस में वेरिएशन डिस्कस किया था ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको हम दोबारा वहां पर जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो चीजें आपको और क्लियर होंगी. सो दीज आर द 3 केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर. तो इसमें मैं एक बार आपको दोबारा फिर बताना चाहूंगा कि केवल जो केस नंबर 3 है यहां पर, राइट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इसका जो आउटकम है वो डिफरेंट है अगर इसको हम कंपेयर करें विद स्फेरिकल शेल, राइट? तो चलिए अब हमें जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर उसे डिस्कस करना है. सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. x एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया है r, और y एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ले लिया है, राइट? सो दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ते हैं इस सॉलिड स्फीयर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस रूल को फॉलो कर रही है इट इज E इज प्रोपोर्शनल टू R, राइट? तो जैसे जैसे हम सरफेस पर आएंगे, तो जैसे ही हम सरफेस पर आएंगे हमें एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को घटना है. सो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी लीनियरली बढ़ेगी. दैट मीन्स E इज प्रोपोर्शनल टू R, राइट? और दिस इज द अमाउंट ऑफ E मैक्सिमम. सो दिस इज E मैक्सिमम, राइट? और E मैक्सिमम की जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें सरफेस पे मिलनी है, राइट? सो उसके बाद जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी नॉन लीनियरली जो है वो रिड्यूस होगी. सो द कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? सो दिस इज द एरिया in which E is proportional to 1/R square, right?
So this is the variation of electric field intensity with respect to the distance from the center of solid sphere.